हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने कनाडा का विजिटर वीज़ा सिर्फ 25 वर्किंग डेज में हासिल किया। और दोस्तों, ये वीज़ा 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद आया है, यानी कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी पहली रिफ्यूज़ल 2018 में आई थी और दूसरी रिफ्यूज़ल उनकी 2023 में आई थी। और जो दोबारा रीअप्लाई करने में गैप था वो सिर्फ 1 मंथ का था। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी प्रोफाइल कैसी थी, डॉक्यूमेंट कैसे थे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे थे, कितना फंड यहाँ पे दिखाया गया, जो इनवाइटर हैं वहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मंगवाया गया और कैसे हमने इनकी प्रोफाइल को तैयार किया, प्रोफाइल को सबमिट किया और जो हमें रिजल्ट है वो यहाँ पे मिला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को इस प्रोफाइल के साथ मैच कर सकते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट भी सेम हुए तो दोस्तों आप भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आपका कोई भी वीज़ा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप अपना वीज़ा हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संदीप सिंह के बारे में। दोस्तों, इनका जो पीपीआर आया था वो 9 अगस्त को आया था। बाद में इनका जो वीज़ा आया है वो तकरीबन 1 वीक के बाद आया था। तो इन्होंने हमें वीज़ा की कॉपी भेजी है वीडियो में यूज़ करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका वीज़ा आया है वो 2 रिफ्यूज़ल के बाद आया था, यानी कि सबसे पहले जो इनकी रिफ्यूज़ल आई थी वो 2018 में आई थी। उसके बाद में जो इनकी रिफ्यूज़ल आई है वो 2023 में आई थी। और जो दोबारा वीज़ा अप्लाई करने में जो गैप था वो सिर्फ 1 मंथ का था। आज की ये वीडियो केस स्टडी वीडियो है। इस वीडियो में हम टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे, हम प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो इन्वाइटर हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फंड्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपकी भी बिल्कुल सेम प्रोफाइल है तब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। हमने जो वीज़ा यहाँ पे अप्लाई किया था वो 30 जून को अप्लाई किया था और जो इनका ओपीआर आया था वो 9 अगस्त को आया था। अगर वर्किंग डेज़ की बात करें तो तकरीबन 25-26 दिनों के बीच में ये हमें वीज़ा मिला है। बट हमने सेम डे में एक और फाइल भी यहाँ पे सबमिट की थी, जो हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल फ्रेश जो केस था। तो उनका जो पीपीआर आया था वो 20 वर्किंग डेज़ में आया था। तो ये जो टाइमलाइन होती है ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होती है। कई बारी वीज़ा जल्दी आता है, कई बारी जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। जो इनकी एज है, इनकी 33 ईयर एज है, 1990 का बर्थ है, मैरिड हैं और एक इनका चाइल्ड है, 2015 उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि तकरीबन 8 साल का इनका एक जो चाइल्ड है। अब बिजनेस करते हैं आईटी की फील्ड में। 2 भाई हैं कनाडा में, एक है पीआर स्टेटस पे और दूसरे हैं स्टूडेंट स्टेटस पे। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि इनकी ऑलरेडी 2 रिफ्यूज़ल थी, ये इनकी 2023 वाली रिफ्यूज़ल है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें थी, यानी कि 179 बी भी था। उसके बाद एसेट की प्रॉब्लम थी, टाइस यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनके 2 भाई हैं ऑलरेडी, एक पीआर पे है, एक स्टूडेंट पे है। तो यहाँ पे टाइस को लेके काफ़ी बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद में पर्पस ऑफ विजिट भी यहाँ पे क्लियर नहीं था। तो हमें 3 चीज़ों को लेके इन्हें जस्टिफाई करना था, वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस करना था कि इन्हें वीज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि इनकी जो टाइस है वो कनाडा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये 3 भाई हैं और तीनों में से 2 ऑलरेडी कनाडा में थे। जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी जो पहली रिफ्यूज़ल है वो 2018 में आई थी, दूसरी रिफ्यूज़ल 2023 में आई थी 179 बी लग के, और ये इनकी जो रिफ्यूज़ल लेटर है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए। सबसे पहले दोस्तों बिजनेस के डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इनका जीएसटी का सर्टिफिकेट था, एमएसएमई का सर्टिफिकेट था, उसके बाद में लेटर हेड वगैरह थे। तो काफ़ी इनके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट थे, जहाँ पे ये प्रूव कर पाए कि इनके पास वापस आने की वजह है। उसके बाद दोस्तों इनकी हमने एक वेबसाइट यहाँ पे डेवलप करवाई थी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो वो वेबसाइट की जो थ्रू है ये शो हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है क्या कि नॉर्मली इंडिया में एमएसएमई सर्टिफिकेट हर किसी इंसान के पास ईजिली अवेलेबल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना और कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर्स को भी इन चीज़ का पता है।
और वो बाकी डॉक्यूमेंट्स पे भी ज़रूर जो है वो डालते हैं। जैसे वेबसाइट होगी, आपकी गूगल की लोकेशन होगी, आपका फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, तो सोशल मीडिया भी वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे इनविटेशन लेटर मंगवाया था जो IRCC की गाइडलाइन में था। उसके बाद में हमने यहाँ पे इनका डिटेल एक कवर लेटर तैयार किया था, लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया था। उसके बाद में जस्टिफिकेशन लेटर यहाँ पे तैयार किया गया था। दोस्तों अगर रिफ्यूज़ल केस है तो जस्टिफिकेशन लेटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को हम इसी लेटर के थ्रू जो हमारी प्रीवियस रिफ्यूज़ल है और जो हमारा करंट सिनेरियो है इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों CA वैल्यूएशन रिपोर्ट और जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो यहाँ पे सबमिट की गई थी। कुछ जो नोटरी के डॉक्यूमेंट हैं वो भी यहाँ पे बनवाए गए थे। उसके बाद में जो फंड्स के डॉक्यूमेंट हैं वो भी यहाँ पे दिखाए गए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो इनवाइटर हैं वहाँ से हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मंगाए थे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो इनविटेशन लेटर है वो हमने यहाँ पे मंगवाया था, वो IRCC की गाइडलाइन में था। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, जॉब वेरिफिकेशन लेटर, काफ़ी कुछ जो उनकी जॉब के रिलेटेड हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मंगाए गए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 महीने की सैलरी स्लिप मंगाई गई थी। अगर दोस्तों आपको कोई इनवाइट करता है तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये भी ज़रूर गौर करेगा कि अगर उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तब दोस्तों आपको वो कैसे वहाँ पे इनवाइट कर सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी इनवाइटर हैं उनके पास कम से कम $10,000 से $12,000 जो वो उनकी बैंक में होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने अकोमोडेशन का प्रूफ मंगाया था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, टेनेंट एग्रीमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट, कुछ भी आप जो भी अकोमोडेशन का प्रूफ है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टैक्स असेसमेंट डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे मंगवाए थे। बैंक स्टेटमेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी जो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो भी हमने यहाँ पे मंगवाई थी। और PR और जो इंडियन पासपोर्ट है उसकी कॉपी हमने यहाँ पे मंगवाई थी। दोस्तों जितने आपके इनवाइटर के डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे उतने अच्छे चांस होंगे आपको वीज़ा आने के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फंड्स जो हैं वो हमने कितने दिखाए। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि इनकी जो रिफ्यूज़ल आई थी वो 179B में आई थी और यहाँ पे एसेट और फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके वीज़ा ऑफिसर ने डाउट क्रिएट किया था और इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था। हमने जो इनकी जो अभी बैलेंस दिखाया है वो हमने 9 लाख के करीब दिखाया है। ये रनिंग बैलेंस है, यानी कि पिछले 6 महीने की यहाँ पे स्टेटमेंट थी और कंटिन्यू जो अमाउंट है वो इनके अकाउंट में आ भी रही है और ये उस अमाउंट को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे इनके जो करंट बैंक डिटेल्स हैं, जो बिजनेस की डिटेल हैं, वो उस अकाउंट में हमने 1.5 लाख यहाँ पे दिखाया था। अगर दोस्तों हम बात करें तो सिर्फ हमने 10.5 लाख रुपये यानी 10.5 लाख रुपये हमने यहाँ पे दिखाया था। इनके पास कोई भी FD नहीं थी, कोई भी शेयर नहीं था, कोई भी LIC वगैरह या पॉलिसी नहीं थी। अगर दोस्तों हम मिनिमम बैलेंस की बात करें ना तो ये 10.5 जो ये बैलेंस था ये भी ज़्यादा था। जो मिनिमम अगर इस प्रोफाइल की बात करें तो इनके पास अगर 6 लाख रुपया भी होता तब भी इनका वीज़ा आ सकता था। अगर दोस्तों लास्ट एप्लीकेशन की बात करें तो इनका जो बैलेंस था तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास था। 15 लाख रुपए में इन्हें एसेट और फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं इनकी रिफ्यूज़ल आई, बट हमने 10 लाख यूज़ किया और 10 लाख में इनका वीज़ा आया। तो ये जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं या एसेट को लेके आपकी प्रॉब्लम आती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस कम है। ये है कि आपने जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो आपने किस तरीके से यहाँ पे दिखाई हैं। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी समझ में आई है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम लगे हैं कि अगर आपका भी भाई कनाडा में है, PR स्टेटस पे है, आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको लगता है कि आपके भाई आपको इनवाइट कर सकते हैं और उनके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, तब दोस्तों मेरे पास एक आपके लिए टिप एंड ट्रिक्स हैं। अगर आपकी बिल्कुल सेम प्रोफाइल है, अगर आपकी भी पहले रिफ्यूज़ल्स हैं, तो सबसे पहले है कि आप हमेशा जो अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तब अगली जो फाइल है उसमें जस्टिफिकेशन लेटर का ज़रूर यूज़ करें। मैंने काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट देखे हैं जो जस्टिफिकेशन लेटर को कवर लेटर में इंक्लूड कर देते हैं, या कुछ जो ऐसे कंसल्टेंट हैं जो जस्टिफिकेशन लेटर का यूज़ ही नहीं करते। तो दोस्तों आपको जस्टिफिकेशन लेटर ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि जो कवर लेटर है
वो आपके रिफ्यूज़ल केस में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल कंडीशंस, अगर अच्छे तरीके से आप अपनी बैंक डिटेल, बिजनेस डिटेल को कवर लेटर में दिखा पाए तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा। उसके बाद दोस्तों अगर रिफ्यूज़ल केस है तो यहाँ पे प्रोफाइल जो वैलिडेशन है वो काफ़ी मैंडेटरी होती है। अगर आप हमसे अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो प्रोफाइल वैलिडेशन ही होता है, क्योंकि हमें पता लगता है इस मेथड से कि आपकी प्रोफाइल में कहाँ पे क्या गलती है और हमें किस चीज़ पे ज़्यादा वर्कआउट करना है। उसके बाद दोस्तों हमेशा अगर आप किसी और कंसल्टेंट से भी अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके के, अच्छे क्वालिटी के स्कैन डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि कई बार हमें जो हमारे क्लाइंट हैं वो मोबाइल से फ़ोटो खींच के, मोबाइल से PDF निकाल के फ़ोटो दे देते हैं, तो दोस्तों वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वर्क नहीं करते। तो कोशिश करें, क्योंकि ये आप यहाँ पे काफ़ी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी कोशिश करें कि आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जो स्कैनर से स्कैन होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप जब भी एप्लीकेशन सबमिट करें 40 डे प्लस लगा के चलें। अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है तो उसे 40 डे प्लस आपने मान के चलना है, क्योंकि तकरीबन इंडिया में आज अगर बात करें तो तकरीबन 30 से 40 डेज़ लग रहे हैं डिसीज़न आने में। कुछ केसेस में ये डिसीज़न जल्दी आ जाता है, कुछ केसेस में डिसीज़न लेट आता है। तो कोशिश करें कि आपके पास एक टाइम होना चाहिए जिससे आप जो वीज़ा ऑफिसर को टाइम दे सकें और वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो दोस्तों यही हमारी केस स्टडी थी जो संदीप सिंह की। हमने बताया कि उन्हें 2 रिफ्यूज़ल के बाद में जो कनाडा का वीज़ा मिला है। अगर आपकी भी सेम है तब दोस्तों आप भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इस प्रोफाइल के साथ ज़रूर मैच किया होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी सेम डॉक्यूमेंट हैं तब दोस्तों आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर दोस्तों आप हमसे अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।